नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। अब हरियाणा के स्कूलों में भी छात्र गीता का अध्ययन करेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर के स्कूलों में छात्रों से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कराया जाएगा। इसके बाद पुस्तकों को लिखवाकर 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ाया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में की। इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को गीता अनुसरण करने के लिए प्रेरित भी किया। तो इसलिए आज इस अहम विषय का, जो कि जिसका सीधा सरोकार हमारे छात्रों से है, छात्राओं से है, कि सरकार का ये कदम, सरकार की ये सोच, सरकार का ये विजन कितना सराहनीय है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? और इससे जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल भी हैं, और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। गीता के ज्ञान से बच्चों को कितना फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, शैक्षणिक स्तर पर, तो बच्चों पर गीता का असर क्या पड़ेगा? व्यवहार में बदलाव आता है, धैर्यता, पेशेंस, चूंकि गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या स्कूलों में गीता पढ़ाना सही है? मुख्यमंत्री की घोषणा पर आप सभी जागरूक दर्शकों की राय क्या है? आप सभी जागरूक जनता की राय क्या है? आप क्या सोचते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने छात्रों को लेकर, छात्राओं को लेकर? चलिए, इस खबर पर आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम ज्वाला प्रसाद है। ज्वाला प्रसाद, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। हमारा विषय है कि अब बच्चों को गीता का ज्ञान स्कूलों में ही पढ़ाया जाएगा। जी 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 राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद है। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि गीता का जो ज्ञान है ये आज का नया नहीं, सनातन धर्म, जो सनातन जो हमारी परंपरा है, शुरू से ही श्री कृष्ण जी का, राधा कृष्ण की जो गुरुकुल, और उनसे सीखा जा सकता है कि श्री कृष्ण जी ने भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की थी, और वो शिक्षा अभी हमारी कुछ समय से लुप्त हो गई थी, और अभी दोबारा ऋषि मुनियों की आशीर्वाद से, और जो ये मोदी जी की जो सरकार है, ये गौ, ब्राह्मण, संत, गायत्री, इनके ऊपर कार्य कर रही है। ये भी क्यों कर रही है? तो प्रारब्ध होता है, ऊपर से इनका लिखा होता है। संतों की जो आदर्शों पे चल रहे हैं, ऋषि मुनियों की परंपरा पे जो सरकार हमारी चल रही है, तो ऋषि मुनियों के इस परंपरा पे चलने से जनता को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो लाड मकाले की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा को हमें बाय बाय करना है। जनता को सबसे पहले जागरण वो करना, हमें जागरूक। और आप एक नंदगांव में उदाहरण देख लीजिए, जो नंदगांव का जो तपस्वी संत बाबा पूर्णानंद जी ने अपने हाथ से जनता के सहयोग से बनवाया था, तो वो लाड़ मकाले शिक्षा नहीं दी जाती। वहां जो शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूल में, आज आकर कभी भी आप चेक कर लेना, 1883 में गांव का रिकॉर्ड के अनुसार गांव बसा था। तब से लेकर के हमारी जो गुरु की जो शिक्षा है, वो महाराज जी आज भी पूरा फीडबैक देते हैं, पूरी शिक्षा वो बच्चों को दी जाती है। क्योंकि लाड़ मकाले की जो शिक्षा हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, वो शिक्षा खाली अर्निंग और ईटिंग सिखाती है, और जो बाबा पूर्णानंद जी, मंगलानंद जी की जो गुरुकुल वाली शिक्षा है, वो अर्निंग और ईटिंग के साथ लिविंग भी सिखाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कितना बदलाव संसार में आ गया है, समाज में आ गया है। वही बदलाव पाश्चात्य संस्कृति का कमाल है। तो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, तो आज आप उदाहरण उठाकर देखिए, एक राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त टीचर, उनका पूरा परिवार, एक मैथ टीचर हैं सतीश कुमार जी, वो सरकारी गवर्नमेंट में टीचर हैं, लेकिन वो लाड़ मकाले की शिक्षा से कुछ नहीं है। आखिर में सेवा करते हुए आप उसको देखा जा सकता है। अब सैलरी ले रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो आज भी बाबा पूर्णानंद जी, मंगलानंद जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको पता है कि ये जो लाड मकाले की जो शिक्षा है ये जिंदगी में कामयाब नहीं होने देगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, ये हमें पाश्चात्य संस्कृति। बिल्कुल। चलिए ज्वाला प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज भान। सूरज भान, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आपकी राय क्या है, सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मेरी उम्र है 59 साल जी, और मैंने स्कूल से शुरू से ये गीता, आज से ये पढ़ाने की बात चल रही है ना, ये शुरू से स्कूलों में हमारे बुजुर्गों ने, हमने गीता पढ़ी हुई है। पर आज की सरकार ये कभी गीता के पीछे, कभी राम मंदिर के पीछे, कभी उधर मथुरा काशी के पीछे वोट तलाश रही है। सिर्फ वोटों की राजनीति करना ये बड़ी बुरी बात है। जब से ये सरकार आई है यहाँ हरियाणा में और केंद्र में मोदी सरकार, गीता से पेट नहीं भरता है जी। रोजगार चाहिए युवाओं को। ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अटेची एक नया सिस्टम इन नौकरी का, पहले तो पर्ची खर्ची वाला था, यहाँ तो अटेची चल रही थी, उनका निदान करे ना। गीता तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी बात। ये सब अपने जो मुंह बाए खड़े मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं हमारी सरकार, हरियाणा सरकार और सेंटर में मोदी सरकार। धन्यवाद। चलिए सूरज भान, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो गीता के ज्ञान से बच्चों को कितना फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, बौद्धिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर क्या बदलाव आप देखने को मिल सकते हैं? एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, डॉक्टर राम रतन गुप्ता फरीदाबाद से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आप सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा कदम है। इससे बच्चों को ज्ञान मिलेगा, अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसके बारे में अवगत होंगे और ये बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार प्रदान करेंगे। इससे बहुत अच्छी बच्चों को आगे बढ़ने की तथा अपने देश के प्रति जो भावना है, गुरु शिष्य की परंपरा है, उससे उनको ज्ञान मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है इसका होना। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, राय देने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, रमेश। रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आपकी राय क्या है सरकार के इस कदम को लेकर? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपने आपके इस टीवी चैनल पे ऐसा प्रोग्राम रखा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार ने कदम रखा, मद भगवत गीता जो ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो जनता के बीच जाए और स्कूलों में जाएगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, आपके टीवी चैनल के इस लाइव प्रोग्राम में जनता सुन रही है जी। गीता जी के अंदर जो गुड रहस्य दिए गए हैं, गुड जो उसमें जो अध्याय और श्लोक दिए गए, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां अभी तक उस गीता जी के अंदर है। बताना चाहूंगा, मैंने बारीकी से पढ़ा इसको। वो जो है राइट, जो अनुवादित गीता है, वो गीता हमारे इन स्कूलों में लगनी चाहिए, जिसके अंदर एक आपकी इस लाइव प्रोग्राम में 2 ही मिनट में बात पूरी करूंगा सर। गीता जी के अंदर हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा ऐसे जाप गीता जी के अंदर नहीं दिए हुए हैं। जो हमारी पवित्र गीता जी है उसका सही अनुवाद संत रामपाल जी महाराज ने, हरियाणा वाले ने किया है। वो गीता हमारे स्कूलों में लागू होनी चाहिए। उसके अंदर उन्होंने बताया है, गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में कहा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जाओ जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। तो उसमें वर्ज शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ज शब्द का मतलब होता है जाना। और हमारी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीताएं हैं, और जी अन्य ज्ञानानंद महाराज ने गीता अनुवाद किया, उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ
जबकि वर्ग शब्द का अर्थ जाना होता है। तो मैं ये एक आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे जिस संत ने, जिस महापुरुष ने सही अनुवाद किया हो, वो गीता हमारे स्कूलों में, हमारे पूरे देश में लागू होनी चाहिए, जिसको पढ़ करके हम सच्चाई से परिचित हो सके। एक और बताना चाहूंगा, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है कि ओम तत् सत्य 3 मंत्र का जाप दिया है पूर्ण परमात्मा का। और जबकि हमारे को जो यहाँ समाज के अंदर जो गीता पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर ऐसे जाप बताए जा रहे हैं जो हमारी गीता से मेल नहीं खाते, और जो गीता से मेल नहीं खाते तो वो गीता सरकारी स्कूलों में और हमारे सिस्टम के अंदर लागू नहीं होनी चाहिए। सर, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। गीता के उपदेश में हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने का शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा दी जाती है। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में किस तरह से आप हरियाणा सरकार के इस कदम को देख रहे हैं कि 5वीं और 6ठी कक्षा में गीता का ज्ञान पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है, पढ़ाया जाए, ये तो बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था। लेकिन आज की परिस्थिति में जो आज की सरकार कर रही है, वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है देश को। क्योंकि या तो वो भगवान का नाम लेके या सौगात देके या ये सब चीज देके या मुफ्त में अनाज देके या मुफ्त में सिलेंडर देके या मुफ्त में घर देके, ये सब जो कर रही है सर, ये उनका जो है, ये गीता का ज्ञान से बहुत दूर की चीज है। क्योंकि वो खाली वोट की राजनीति कर रही है। गीता का ज्ञान तो इतना बढ़िया है जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन ये सब कब कर रही है? जबकि उनको अपने देश को गुमराह करना है। ये गीता का ज्ञान तो बहुत पहले दे देना चाहिए। स्कूल सही नहीं है, 5वीं 6ठी से ये करेंगे। स्कूलों की अवस्था देखिए, टीचरों की अवस्था देखिए। हरियाणा में शराब पी के तो आते हैं आदमी, वहाँ बलात्कार वहाँ पे होते हैं स्कूलों में। तो कहने का मतलब है कि ये गीता का ज्ञान जो है, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। पर इस पर अमल करे तब ना हमारे देश के नेता जितने भी हैं, विपक्ष हो पक्ष हो कोई भी हो, जो इतनी शासन में है, वो उनको तो ये समझना चाहिए था कि ये सब अगर बचपन से दिया जाता तो आज की जो युवा पीढ़ी आती, 20 साल 25 साल के बच्चे आते या 50 साल के जवान आते, वो इस ज्ञान से देश को बहुत अच्छा चलाते। लेकिन अब ये वोट की राजनीति में, आज की परिस्थिति में ये सब को शुरू करके ये 10 साल के बाद में इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। अभी ये रियल में इन्होंने जो किया है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी वहाँ पे कुछ क्षेत्र में चल भी रहा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया काम है। तो ये सबसे भ्रम पैदा करते हैं देश को। नियत क्या है नेताओं की, ये देखने की चीजें है सर। ये कौन आदमी समझेगा, इस चीज को समझने की चीजें हैं। आज ये बोलते हैं कि बैंकों में, आज उन्होंने भाषण दे दिया कि बैंकों में 5 लाख रुपए तक हम इंश्योरेंस करवा के और तुरंत उनका 90 दिन में भुगतान करवा देंगे। सर, ये जितनी सशक्त सरकार है, ये सरकार बैंकों को सशक्त क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं अपनी जनता को ये आश्वासन देती है कि तुम बैंकों में जितने भी रुपए रखो, कभी भी तुम्हारे डूबेंगे तो जैसे रिजर्व बैंक पर गवर्नर साइन करता है वैसे तुमको रुपए वापस मिल जाएंगे। क्या चाहते हैं सर ये प्रधानमंत्री साहब? अपने गुणगान गाते रहते हैं कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली हमने किया। सर, हर कोई कुछ करने को आता है। अब अगली कोई सरकार आ जाएगी, वो कहेगी कि उसने कुछ नहीं किया, हम ये कहें। तो सर, ये देश किस तरफ जा रहा है? खाली ये राजनीति हो रही है। आज उन्होंने कह दिया कि मुफ्त में अनाज डबल देंगे हम, यूपी में कह दिया। सर, ये कहाँ से मुफ्त में आता है? ये युवा वर्ग को ऐसे रास्ते में ला रहे हैं कि वो जिंदगी भर काम ही नहीं करेंगे। आज मोदी जी बोलते हैं कि फोकल और वोकल करो, ये क्या करने में कहते हैं? उनको ये काम में क्यों नहीं लगाते हैं? काम की जगह मुफ्त में बांट के उनको बर्बाद क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आता है। माने देश को बर्बाद करने का जगह एक ही है ना, मुफ्त में आपको मैं खाना पीना देता रहूं, आप काम करेंगे। मोदी जी बोलते हैं कि हम 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं, तो अपना वो उदाहरण क्यों नहीं देते हैं कि मैं 20 घंटा करता हूँ, तुम भी 20 घंटा काम करो। मैं भी इतना कम खाता हूँ, तुम भी इतना कम खाओ। मैं 9 दिन के व्रत करता हूँ, तुम भी व्रत करो। तो ये सब साधन क्यों नहीं बताते हैं देश की जनता को? खाली मुफ्त में अनाज दे देंगे, मुफ्त में आके 10,000 करोड़ की हम सौगात कर देंगे, 20,000 करोड़ की हम सौगात दे दिए। कहाँ सौगात दे रहे हैं? जहाँ पे उनकी शासित देश है, प्रदेश है।
तो वहाँ पे अगर आज आके अगर वो कहीं पे देते हैं ये सब चीज, तो दुनिया को क्या समझ में आता है कि जहाँ पे उनका शासन है वहीं पे सहायता करेंगे। ये कोई मतलब थोड़ी होता है सर। चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो सभी दर्शक लगातार एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय को, अपने विचार को, अपने नजरिए को बेबाक तरीके से रख रहे हैं। और इसलिए हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, इस खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, अपना नजरिया पेश कीजिए। तो कॉल करें 0124-482-9012 पर। एक जिक्र यहां पर मैं करना चाहूंगा, इसको आप बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। गीता से संबंधित ये ज्ञान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है, आपका विचार क्या है और सरकार के इस खास कदम को, बड़े कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, ये कोई मेरे हिसाब से ये कोई कदम नहीं है। ये गीता का जो ज्ञान लेके कितने बच्चों को फायदा होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो इन लोगों को स्कूलों में कोई प्रोफेशनल चीज, कोई बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। मैं भी टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे हर साल गीता पर इतना खर्च होता है, इससे क्या फायदा है? ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है सरकार की। थैंक यू सर। चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हिसार से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ये बच्चों को सर गीता का ज्ञान मिलेगा, कुछ अच्छी सोच होगी बच्चों की। चलिए सतवीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो अब बहुत थोड़ा कम समय बचा है, तो आप जल्दी से इस खास कार्यक्रम में जुड़िए, कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और लगातार हमारे सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गीता के ज्ञान से बच्चों को कितना फायदा होगा, कैसा फायदा होगा, बच्चों पर गीता का असर क्या पड़ेगा, क्या स्कूलों में गीता पढ़ाना सही है? मुख्यमंत्री की घोषणा पर आपकी राय क्या है? क्या स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए गीता का ज्ञान बच्चों के लिए कितना जरूरी है? स्कूलों में गीता ज्ञान का कितना महत्व है? तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से, उमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? हरियाणा सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। स्कूलों में जो है गीता पढ़ानी चाहिए, मेरा यही सजेशन है। क्योंकि काफी काल से वैदिक ज्ञान जो है ना काफी लुप्त हो गया था। बच्चों में जो है ना इस प्रकार के जो संस्कार हैं वो जो है पनपने चाहिए।
मैं यही कहूंगा कि गीता का जो है ना ज्ञान जो है वो स्कूलों में बिल्कुल जो है ना होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। चलिए, अब आपको सीधा चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी बात रख रहे हैं। लोगों को डोज 1 लग चुकी है, सेकेंड डोज 52% लोगों को लगाई जा चुकी है। तो इसमें भी तेजी ला करके मुझे लगता है कि अगले और एक 15 दिन में इसमें गति ला करके इसको पूरा किया जाएगा। मेरी फसल मेरा बोरा, उसका जो रजिस्ट्रेशन अभी जो फसल है नई लगाई गई है उसका काम शुरू हो गया है। 88 लाख एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन ये हमारा टारगेट है। अभी तक क्योंकि शुरुआत हुई है तो 12% ही हुआ है, लेकिन उसमें समय पर वो हो जाए, तेजी लाने के लिए उसके लिए जनवरी महीने तक चलेगा, उसमें भी अलर्ट कर दिया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो भी लगाए जा रहे हैं, 162 मेले लगने में से अभी तक 109 मेले लगाए जा चुके हैं। इन मेलों में भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। काफी लोगों को हाथों हाथ जो बैंक्स हैं उनके लोन की व्यवस्था या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्कीमों को सैंक्शन करना है वो कर रहे हैं, और आगे उसके इसको एक प्रकार से फॉलो करके और बैंकों से बात करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ हो। तो ये भी 22 दिसंबर तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद इसका रिव्यू फिर से किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कि कोविड का जो वर्ष था, उस कोविड के वर्ष में जितनी एनफोर्समेंट कानूनों की या बाकी चीजों की करने की आवश्यकता थी उसमें थोड़ी ढिलाई थी। आज सबको आगाह कर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान 2020 तक चल रहा था उसी को उसी गति पर आगे करके, और जो संख्या जो पहले 224 टच कर गई थी वो 924 टच कर गई थी वो 910 पर आई है, लेकिन इसको हम 950 तक ले जाएंगे। तो इस अगले वर्ष में इस कमी को दूर करते हुए और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हर घर नल से जल, ये भी लगभग 98% काम इसका पूरा हो गया है, और जो 2-1% काम बाकी बचा कुछ जिलों में, उन जिलों में भी इस 25 दिसंबर तक इसको पूरा कर दिया जाएगा, और ये भी एक 100% टारगेट हमारा अचीव होगा। स्वनिधि में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं 1,03,000 रजिस्टर हुए हैं। ये संख्या और बढ़ाई जाए, इसके लिए भी कुछ एनजीओज का जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाएं, और उसमें लोन लेने वाले जो लोग आते हैं बैंकों से बात करके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए उनसे बात करेंगे ताकि इनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, और हम तो केंद्र को एक सिफारिश करेंगे कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख तक की भी एक लिमिट इनकी तय की जाए, लेकिन क्योंकि केंद्रीय स्कीम है तो केंद्रीय योजना में उसकी भी राशि बढ़ाने की बात हमको करेंगे। इसी प्रकार इनकम वेरिफिकेशन जो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत चल रही है, फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 का भी काम लगभग पूरा है, फेज 3 का काम अभी 50% हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करके, और हमारे जो 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन का काम, ये भी डिप्टी कमिश्नर को कहा है इसको भी शीघ्रता इसको पूरा करें। एचटेट की परीक्षा ये अभी आ रही है 18-19 दिसंबर को, तो उस परीक्षा की भी व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएं और उसमें भी सभी प्रकार के ध्यान रखे जाएं ताकि परीक्षा देने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए। एक शिकायत कुछ लोगों ने की थी कि उस दिन 2 परीक्षाएं हैं, नहीं वो कांस्टेबल की है, 2 परीक्षाएं, एक तो कांस्टेबल क्लर्क्स की है, कांस्टेबल की है महिलाओं के लिए, वो एक ही सेंटर पर उनकी दोनों परीक्षाएं हों जिन्होंने दोनों देनी है। तो ऐसे ये प्रबंध भी स्टाफ सिलेक्शन ने कर दिया है कि जिनको दोनों परीक्षाएं देनी है उनको एक ही सेंटर पर दोनों परीक्षाएं होंगी, जिनको एक परीक्षा देनी है उनके सेंटर अलग होंगे। तो ऐसे ये सब विषयों पर चर्चा हुई और सब डिप्टी कमिश्नर्स ने एक अपने टारगेट पूरा करने के लिए विश्वास दिलाया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सर आपने कहा, कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ कानून व्यवस्था का विषय अभी हम, क्योंकि सदन में भी विषय आएंगे, ये हमारी उसकी पूरी प्रकार से एक प्रकार समीक्षा हमने कर ली है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कर ली है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन वो चूंकि पुलिस विभाग का काम है इसलिए डिप्टी कमिश्नर से चर्चा ना करके वो हम अलग से होम डिपार्टमेंट के लोगों से बात करेंगे।
सर एक इससे अलग सवाल ये था कि जो किसान आंदोलन खत्म हुआ और जैसा कि बातचीत हुई थी मुकदमों को लेकर या मुआवजे को लेकर, तो उस पर कोई तय हुआ ये राशि कितनी सरकार देने जा रही है? देखिए, अभी चूंकि उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है कि कितने लोगों का उसमें नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। ऐसा एक वेरिफिकेशन का काम हम करेंगे, जैसे वो सूची उनकी आएगी, उनकी सूची उन्होंने दी भी है, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसका वेरीफाई करके और फिर उनके साथ बैठेंगे, तब तय करेंगे। अब जब तक तय ना हो तब तक बताना ठीक है। मुकदमे को लेकर भी बातचीत की, मुकदमे थे, आपसे मिले भी थे, अब जब मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है और उसमें भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज, डीएज मिल करके और वहां रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने मुकदमे तुरंत इमीडिएटली वापस लिए जा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो पहले कोर्ट में चले गए हैं, उनको कोर्ट के द्वारा वापस कराना पड़ेगा। तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनका अलग अलग समय पर वापस होंगे। सर, टोल को लेकर भी चर्चाएं हैं कि अब बहुत जल्दी फेयर बढ़ जाएंगे। फेयर नहीं बढ़ेंगे, टोल तो कुल मिलाकर के पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा टोल में। जब टोल खुल जाएंगे तो उसके फेयर नहीं बढ़ने वाले हैं कोई, क्योंकि टोल तो पहले इनबिल्ट था सारी चीजों में। ये ठीक है कि कुछ टोल नहीं लिए जा रहे थे या टोल किसी और रूप में भी लोग उनसे कलेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कोई किसी प्रकार का अंतर रेट्स पर नहीं पड़ने वाला है। सर एक सवाल है, क्या हर बार आपसे पूछा जाता है क्या शासन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार देख रहे हैं? जो उत्तर मेरा पहले था वही आ जाएगा। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कौन कौन सी योजनाओं का समीक्षा की गई है और जिला उपायुक्तों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।